नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरा नाम उज्जवल राणा है और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे और उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे और 101% जो ये चैप्टर 2 मैं समझा रहा हूँ इसके आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी क्वेश्चंस आपके नहीं आ सकते। यही जो आज आपको बताया जा रहा है यही आपके पेपर में आएंगे और हम इस पूरी वीडियो की लेंथ 20 से 21 मिनट रखने वाले हैं। मतलब आपका सिर्फ ये वन शॉट का भी बाप है एक तरह से। तो आप 21 मिनट के अंदर अंदर चैप्टर भी समझ लेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। Am I clear बच्चों? So now we will start. नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है एक फीलिंग जो हमें किसी भी देश के लिए आ सकती है, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं बेसिकली हमें उसी देश के लिए। जैसे हमारा जो देश है वो बहुत ही डाइवर्सिफाई है, इसमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के लोग, आप ही सोच के देखो, नॉर्थ इंडिया के लोगों का खाना पीना रहना सब कुछ अलग है, जबकि साउथ इंडिया के लोगों का उससे भी ज्यादा अलग है। तो ये दोनों बिल्कुल ही अपोजिट है, लेकिन फिर भी हम एक ही देश में रहते हैं। तो ये क्यों है? तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस नेशनलिज्म की फीलिंग को बनाए रखती हैं, जैसे हमारी हिस्ट्री, क्योंकि हमारा इतिहास एक जैसा है, हमारी कॉमन हिस्ट्री है। दूसरा नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड सो मेनी थिंग्स। हमारी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम, ये जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है इस पूरे देश को जोड़ के रखता है। तो नेशनलिज्म इज अ बेसिकली अ फीलिंग टू अबाउट आवर नेशन। एम आई क्लियर बच्चों? तो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो इसके अंदर बेसिकली हमें 3 मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है। पहला नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द थर्ड वन इज क्विट इंडिया मूवमेंट। फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। एम आई क्लियर बच्चों? ये 3 चीजों को इन्होंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अब हम धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की। इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग के कुछ बेसिक्स पॉइंट थे, जैसे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट। एम आई क्लियर बच्चों? आप सभी जानते हैं और मुझे भी आपसे पूरी उम्मीद है कि आपने इन्हें अच्छे से पढ़ा होगा। हम क्योंकि एक फास्ट रिवीजन पॉलिसीज में काम कर रहे हैं, बहुत ही हमें क्विकली पढ़ना है, तो हम बहुत जल्दी जल्दी डिस्कशन करेंगे क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन आंसर बिल्कुल प्रॉपर एज इट इज डिस्कशन करना है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जितनी जल्दी हो सके इन चैप्टरों को, इन पूरे पॉइंट्स को खत्म करें। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर एक पॉइंट था रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट में क्या होता है? इसे एक ब्लैक लॉ भी कहते हैं। मतलब आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोला तो आपकी कोई अपील की सुनवाई नहीं होगी, आपको डायरेक्ट जेल भेज दिया जाएगा। दूसरा जलियांवाला मैसेकर। इसमें क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, तो यहाँ पे जनरल डायर ने गोली चलवा ली। इसके बारे में दोनों तरफ से प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों तरफ से पक्ष एंड विपक्ष, दोनों तरफ से तर्क दिए गए हैं। अगर हम जलियांवाला बाग की बात करें तो ब्रिटिशर्स कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, एक प्लानिंग थी इंडिया को आजाद कराने के लिए या फिर एक मूवमेंट चलाने के लिए, जबकि इंडियंस का कहना है कि वो बैसाखी का दिन था, लेबर क्लास के लोग थे और वो वापस आ रहे थे। थर्ड खिलाफत मूवमेंट। इसके अंदर एक पोस्ट होती है खलीफा। मुस्लिम समाज के अंदर एक पोस्ट होती है खलीफा। तो तुर्की के अंदर जो राजा थे उनका नाम था खलीफा। खलीफा किसी का नाम नहीं है बच्चों, एक पोस्ट है ये। तो जो खलीफा थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट लड़ रही थी तो उन्होंने मुसलमानों से या मुस्लिम कम्युनिटी से प्रॉमिस किया था कि हम आपके खलीफा को नहीं मारेंगे और साथ ही साथ हम आपके खलीफा की पोस्ट को खत्म नहीं करेंगे। बट जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई उन्होंने उसको भी मार दिया, साथ ही साथ ये पोस्ट भी खत्म कर दी। और इन तीनों ट्रिगर पॉइंट ने मिलकर जन्म दिया किसको? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। एम आई क्लियर बच्चों? इन तीनों ने मिलकर किसको जन्म दिया? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। और बेसिकली आप जानते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था। और एक और बात, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, इनमें आप तीनों में कॉमन बातें लिखनी है सेम। जैसे बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, स्टूडेंट लेफ्ट देयर स्कूल, लॉयर ने अपनी कोर्ट जाना छोड़ दिया, फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया गया था। इस तरीके से कुछ पॉइंट जो आपके टीचरों ने बताया होगा और आपने पहले भी देखा होगा और जो मैंने आपको भी बता रखा है। एम आई क्लियर?
तो नॉन करप्शन मूवमेंट की क्या कुछ चीजें थी अगर पूछा जाए तो भी यही बातें लिखनी है, सिविल डिसोबीडियंस में भी और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी, कि इनमें क्या इफेक्ट पड़ा था। तो बच्चों ने स्कूल छोड़ा जैसा मैंने अभी बताया ये वाले, और रीजंस क्या थे इनके स्टार्ट होने के वो मैंने नॉन करप्शन मूवमेंट का बताया। अभी हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करेंगे। am I क्लियर बच्चों? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये मूवमेंट दो फेजों में चला था, 1930 टू 32, 1930 टू 34। इस मूवमेंट के अंदर क्या हुआ था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसका बेसिकली सा मतलब है कि हमें ओबे नहीं करना। किसको ओबे नहीं करना? ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है या ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसे ओबे नहीं करना। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, सॉल्ट मार्च। क्या हुआ था? यस, यू आर राइट, सॉल्ट मार्च। ये सॉल्ट मार्च क्या था? इसमें ब्रिटिशर्स ने एक नया टैक्स इंपोज किया था कि अब सॉल्ट के ऊपर एक नया टैक्स लगेगा। और ये टैक्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स जानते थे कि जो इंडियंस है वो हर चीज में सॉल्ट का यूज करते हैं, तो इन्होंने इसी बात पे ये लगाया। और सेम गांधी जी भी ये बात जानते थे कि अगर हमने इस टॉपिक को लिया सही से तो हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला पाएंगे, एक मास मूवमेंट चला पाएंगे जिसमें औरतों यानी फीमेल ने भी हिस्सा लिया था। तो ये फर्स्ट मूवमेंट था जिसके अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पे फीमेल ने भी हिस्सा लिया था। एम आई क्लियर बच्चों? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सॉल्ट मार्च हुआ था। बेसिकली आपको पता है कि इसमें क्या हुआ था, साबरमती के तट से गांधी जी निकले थे और उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। इससे पहले उन्होंने इन्फॉर्म भी किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हम ये रूल तोड़ने वाले हैं, आप या तो इसे वापस ले लीजिए नहीं तो हम इसे ब्रेक करेंगे। तो ये एक गांधी जी ने बहुत सोच समझ के एक मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों, अगर आपको और भी डिटेल में जाननी है तो आप हमारे दूसरे वीडियोस पे जा सकते हैं। थर्ड, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें भारत छोड़ो मींस ये एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट हो गया था 1942 के आसपास से कि अब डू और डाई, जो गांधी अभी तक बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में, वो यहां पे बिलीव करने लग गए हैं किस पे? वायलेंस में। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? डू और डाई। एम आई क्लियर बच्चों? तो 1942 में, और इसे कहते हैं एक ऐसा मूवमेंट जो विदाउट लीडर था। कैसा मूवमेंट था? विदाउट लीडर। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स सीख चुके थे बाकी के दो मूवमेंट से कि अगर इन लीडर्स को हमने बाहर रखा तो ये बहुत बड़ा आंदोलन, ये बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। तो इन्होंने जिस दिन ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसी दिन जितने भी बड़े लीडर्स थे, जितने भी बड़े फेसेस थे, उन सभी को अरेस्ट कर लिया था। बट ये आंदोलन उसके बावजूद विदाउट लीडर मूवमेंट भी इसलिए से कहते हैं। विदाउट लीडर मूवमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी नेता जेल में थे। एम आई क्लियर? तो विदाउट लीडर मूवमेंट में क्या हुआ? लोग आपस में जुड़ते चले गए, स्टूडेंट एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए, लोगों ने फॉरेन पॉलिसीज का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। एम आई क्लियर बच्चों? तो ये पूरा बेसिकली ये पूरा चैप्टर था जो अभी तक हमने इतनी जल्दी जल्दी फास्टली रैपिडली हमने समझने की कोशिश की। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रह गए हैं, इसके बाद हम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में 101% आ सकते हैं। तो फर्स्ट, जो साइमन कमीशन 1927 में आए थे, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा इसका अपोज किया गया था और इसमें नारे लगे थे साइमन गो बैक। इसका सिंपल सा मतलब था कि साइमन आप वापस जाइए। और क्यों ऐसा कह रहे थे इंडियन? क्योंकि इसके अंदर, इस पूरे कमीशन के अंदर कोई भी इंडियन ही नहीं था जो इंडिया के लिए आए थे कि इंडिया के अंदर क्यों ये नेशनल नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट हुआ, क्या चल रहा है, किस तरीके की पॉलिसीज बनानी चाहिए, लेकिन इसके अंदर किसी इंडियन का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। इसलिए साइमन गो बैक के बहुत जोर शोर से नारे लगे थे। एक था पूर्ण स्वराज, 1929 में मांग की गई थी। और आप सभी जैसा जानते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम जो फ्लैग होस्ट किया था वो 26 जनवरी 1930 को किया था। एम आई क्लियर बच्चों? तो 26 जनवरी 1930 को हमने फर्स्ट टाइम फ्लैग होस्ट किया था। बट आप सभी जानते हैं कि हमें आजादी उस दिन नहीं मिली थी। और इसी डेट को याद रखने के लिए हम अपना रिपब्लिक डे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमने उसको वेट किया और 26 जनवरी को, तो हमने 26 जनवरी 1950 को अपना इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे मनाया। 26 जनवरी 1950 एक मीटिंग हुई थी जिसे कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो टेबल थी वो राउंड टेबल में थी। ठीक है, ये 3 बार में मीटिंग हुई थी, 1930, 31, 32। एम आई क्लियर बच्चों? ये मीटिंग कितने बार में हुई थी? 3 बार में। बी आर अम्बेडकर, गांधी जी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, ये मीटिंग पूरी तरह से अनसक्सेसफुल थी, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, अब जब हमने ये पूरा चैप्टर फिनिश
करने पहुंच चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म की क्या सिंबल्स। जैसा इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया के लोगों से क्यों अटैच है, नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया से क्यों अटैच है, उन्हीं बातों को ये लोग भी समझ रहे थे, क्योंकि इनके रहने का तरीका अलग है, इनका कल्चर, इनकी सोसाइटी, इनका बैकग्राउंड, इनका फूड, इनका ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो दैट्स व्हाई दे क्रिएट सिंबल्स जो किसकी फीलिंग को करते हैं, पैटर्न नेशनलिज्म की फीलिंग को बनाए रखते हैं। पहला ट्राई कलर मीन्स फ्लैग, झंडा, जो हमारा आज का झंडा है। हमारा झंडा पहले अलग चीजों से बना हुआ था, अलग कलर से बना हुआ था, बहुत बार इसमें अपडेट हुए हैं, तब जाके हमने अपने झंडे को माना है। दूसरा वंदे मातरम, वंदे मातरम आप सभी जानते होंगे, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान। यस बच्चों, इट्स आवर नेशनल सॉन्ग। और फिर हमने भारत को क्या दिखाया, भारत माता। सोच के देखो, अगर हम भारत पिता बोलते तो क्या ऐसी फीलिंग आती, नहीं, इसलिए हमने इसे भारत माता कहा, ताकि क्योंकि फीमेल के प्रति हमारी जो, जैसे हमारी मदर है, तो हम अपनी मदर को ज्यादा सेफ रखने की कोशिश करते हैं rather देन आवर फादर। एम आई क्लियर बच्चों? इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पापा से प्यार नहीं करते, इसका मतलब बेसिकली सही है कि यहाँ पे ऐसी इमेजेस, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस बनाने लग गए थे हम लोग, ताकि हम क्या कर सके, अच्छे से नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो पूरे देश में स्प्रेड कर सके। एम आई क्लियर? तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। तो बच्चों, अब वो वक्त आ गया है जब हम बात करने वाले हैं कि पेपर में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आएंगे। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी को पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज भी आते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है, हु लेड द पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। और बच्चों, मैं आपको इसमें पीडीएफ अटैच करके दे रहा हूं, आप इसे बार बार लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको कितना भी पता हो, लेकिन आप अगर पेपर में लिख के नहीं आ पा रहे तो आपके पढ़ने की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं यहाँ पे पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ विथ आंसर की। आप सभी को बस इतना करना है कि उसे 2-3 बार रिटन में प्रैक्टिस करनी है। एम आई क्लियर? ओके। तो पहला क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बताया कि नॉन कॉर्पोरेशन, हु लीड द पीजेंट मूवमेंट अवध ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कि अवध के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था। ऑप्शन है पहला, ए बाबा रामचंद्र, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी राजेंद्र प्रसाद। यस बच्चों, यू आर करेक्ट, ए बाबा रामचंद्र। सेकेंड क्वेश्चन, जलियांवाला बाग मैसेकर कब हेल्ड हुआ था। जलियांवाला जो बाग का मैसेकर था वो कब हुआ था। यस बच्चों, 1919, यू आर करेक्ट। थर्ड, गांधी स्टार्टेड द दांडी मार्च डैश फ्रॉम साबरमती आश्रम। किस तारीख को गांधी ने दांडी मार्च मूवमेंट की स्टार्ट किया था, बताओ बच्चों। चलो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, इसका आंसर मैं आपको पीडीएफ में तो दूंगा लेकिन बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। सेम फोर्थ क्वेश्चन, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। बी आर अंबेडकर साइन द पूना पैक्ट विथ महात्मा गांधी इन 1932। इज इट राइट और रॉन्ग? Yes, you are correct. It's a true. Now we will discuss question and answers. So question number 5 is 3 feature of Rowlatt Act. Rowlatt Act के 3 features बताने हैं। तो फर्स्ट फीचर क्या था Rowlatt Act का, जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स टू बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल। Am I clear? Gave government power to search and arrest without warrant, denied the right to appeal and legal help। अगर हम इसके एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे या एक एक चीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आपको बेसिक सा ओवरव्यू तरीके से समझाता हूँ कि जो है आपको बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। मेंशन एनी 3 वेज इन विच इंडियन पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कि आप कि जो इंडियंस थे उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। आपको मैंने पहले ही बताया था, तीनों में अगर आए तो सेम टू सेम, स्टूडेंट बाइकॉट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लॉयर गेव अप प्रैक्टिसेस इन कोर्ट, पीपल बाइकॉटेड फॉरेन क्लॉथ्स, लिकर शॉप्स एंड गुड्स, सो मैनी थिंग्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ट्रूली अ मास मूवमेंट, जस्टिफाई विद 3 एग्जांपल्स,
कि क्विट इंडिया मूवमेंट को बताना है कि क्या ये एक मास मूवमेंट का एग्जाम्पल था या नहीं था। आपको मैंने पहले ही ये ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा क्वेश्चन है बच्चों ये? यस, एग्जामिन द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में आपको बताना है कि फीमेल की क्या सिचुएशन थी या फीमेल ने किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट किया। और 2 क्वेश्चंस बस और रह गए बच्चों और टाइम भी खत्म होने वाला है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉरप्शन मूवमेंट इन 92? गांधी ने क्यों डिसाइड किया था विथड्रॉ करने का नॉन कॉरप्शन मूवमेंट से? एम आई क्लियर? तो आपको पता ही है, चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया था एक, और इसमें 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया गया था। और गांधी किस पे विश्वास करते थे? नॉन वायलेंस में। साथ ही साथ गांधी जी ये भी जानते थे कि अगर इस मूवमेंट को अभी खत्म नहीं किया गया तो ब्रिटिशर्स 1857 की तरह और भी बहुत सारे बाहर से मिलिट्री न्यू रेजिमेंट्स को मंगा सकते हैं, न्यू वेपन्स को मंगा सकते हैं, जिससे ये इंडियंस दोबारा से किसी मूवमेंट के बारे में नहीं सोच पाएंगे और हम आगे आने वाली 100 सालों के लिए फिर से गुलाम हो जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई वाज द साइमन कमीशन अपोज्ड इन इंडिया? कि साइमन कमीशन का अपोज क्यों किया गया था? ये तो बहुत ही आसान होगा बच्चों आपके लिए। बताया, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट हैड नो इंडियन मेंबर्स, ओनली ब्रिटिशर्स। इंडियन फेल्ट इंसल्टेड एंड डिमांडेड सेल्फ रूल। एवरीवन इट वाज ग्रांटेड इन स्लोगन साइमन गो बैक। एम आई क्लियर बच्चों? तो आपको मैंने जो बताए क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन, 10 में से मैंने आपको 4 क्वेश्चंस आपको बताए मैंने एमसीक्यू और 6 क्वेश्चंस आपको मैंने बताए क्वेश्चन एंड आंसर्स। और ये जो मैंने 4 एमसीक्यूज और 6 क्वेश्चंस बताए हैं ये ही आपके पेपर में आ सकते हैं। इस चैप्टर से और कुछ भी ऐसा नहीं है या और कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो पेपर में आ सके। तो आप सभी जानते हैं कि हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किया है इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू बना के हमने डिस्कशन किया है। ये फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हो, मेरे से बहुत सारी गलतियां हो गई है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। लेकिन आपका चैप्टर 2 पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। एम आई क्लियर? ओके, बाय बच्चों।